दोस्तों इन भी मौजूद वगैरह में कुछ आमदद मौलाना ने हाँ कर दी। मौलाना साहब की तमाम तर तजावीज़ को न सिर्फ आइनी तरमीमी मुसद्दे में शामिल कर लिया गया है बल्कि अब आइनी तरमीम के लिए नंबर्स भी पूरे हो चुके हैं और अब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में आइनी तरमीम पेश करने के हवाले से अहम तरीन तस्दीक भी हो गई है। और ये तस्दीक किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हतमी दौर में जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने वाले वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से की गई है। और उन्होंने इस बात का बरमला ऐलान किया है कि आज पैन कट्टाकट्टी निकल आना चाहिए, आज पता चल जाएगा, आज कुछ ना कुछ होके रहेगा। और उन्होंने इस बात की भी खबर दी है कि मौलाना साहब की तरफ से आइनी तरमीमी मुसद्दे की बिला किसी और रोक टोक के, बिला किसी तरद्दुद के हमायत का ऐलान कर दिया गया है। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर पाकिस्तान के आइनदारों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं के लिए एक यकीनी तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। मौलाना साहब की तरफ से तमाम तर तजावीज़ को आइनी तरमीमी मुसद्दे में शामिल किए जाने को हकीकी मानों में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जीत करार दिया जा सकता है। और उन्होंने इस जीत के लिए अपने कार्ड्स को जिस उम्दगी के साथ खेला है वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब को ये बात कही जाना चाहिए कि पायन ताड़ी थे आज पौं 12 हो गई है। मौलाना साहब की आज हकीकी मानों में ना सिर्फ पौं 12 हो गई है बल्कि मौलाना साहब ने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि हकीकी सियासी लीडर के पास ये जो ना वक्त टाइमिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। हकीकी सियासतदान, हकीकी पॉलिटिकल लीडर और हकीकी मानों में पाकिस्तान की सियासत के नबाज के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि जनाब मौके के ऊपर चोट लगाना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अदरवाइज़ आप दीवार पर जोर लगाकर उसमें से जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप दरवाजे का रास्ता नहीं निकाल सकते। दरवाजे का रास्ता निकालने के लिए आपको अल्टीमेटली दीवार को तोड़ना ही पड़ता है। जबकि मौलाना साहब ने उस मौके पर आकर दीवार पर हाथ रखा जब ये दीवार खुद ब खुद गिरने वाली थी। लिहाजा मौलाना साहब की तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त भी है। लेकिन ये खबर नहीं है, खबर ये आ रही है सामने जो कि इस सूरत हाल में एक नए ट्विस्ट के मुतरादफ है कि जनाब हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है आज पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर। और ये चूंकि इन कैमरा इजलास है लिहाजा इसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकती। इस इजलास के अंदर जो चेयरमैन थे इस कमेटी के जनाब खुर्शीद शाह साहब जो कि बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और उनकी सरबराही में ये हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है। और इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आइनी तरमीम की इस बहती गंगा में हाथ धोने पर आमादगी जाहिर की है। और उन्होंने हुकूमत की जानिब से पेश करदा आइनी तरमीम के मुसवदे की हमायत करने का ऐलान किया है, लेकिन एक शर्त पर। और उनकी शर्त यह है कि जनाब हमारी तरफ से भी आइन के अंदर चंद तरामीम जो है वो मुतारफ़ कराई जा रही हैं। अगर हमारी तरफ से जो तरामीम है जिनका मुसवदा उन्होंने जनाब खुर्शीद शाह साहब के हवाले किया है, उनका ये मानना है कि अगर इन तरामीम को भी हुकूमती मुसवदे के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आइनी तरामीम के हक़ में वोट देगी और ये यूनानिमसली कौमी असम्बली से पास हो जाएगी। और यूनानिमसली ये जनाब सेनेट के इजलास में पास हो जाएगी, जिसके बाद वो इजलास जो 4 बजे होना था उसको शाम 7:30 बजे तक मौखर कर दिया गया है। अलबत्ता इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये हुई है कि फेडरल कैबिनेट के इजलास में इस आइनी तरमीमी मुसवदे का पर ना सिर्फ गौर किया जा रहा है बल्कि इम्कान ये है कि आज ही इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आएगी। यानी वफाकी काबीना जो है वो अपने इजलास के अंदर इस बात को या आइनी तरमीम को मंजूर कर देगी। अब तक की तफसीलात के मुताबिक जो अहम पेशरफ्त सामने आई है जिसके अंदर आइनी तरमीम का कुछ जिक्र सामने आ रहा है, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आइनी तरमीम में वो ये हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस उसको एम्पावर किया जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो जुडिशल कमीशन है ये पार्लियामेंट्री कमीशन के साथ मुश्तरका तौर पर मीटिंग्स करेगा। और पार्लियामेंट्री कमीशन और जुडिशल कमीशन इनकी मुश्तरका राय के साथ ही जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। और ये इजलास ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए भी मुनक्कद किया जाएगा। इन तरमीम में इस बात का भी फैसला किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट 5 जजेस पर मुश्तमिल एक पैनल जो है वो वज़ीर आज़म के पास आएगा।
और वज़ीर आज़म की सिफारिश के ऊपर सदर ममलिकत चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल वही है जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट में अपनाया जाता है, और इसका मतलब ये है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट बिल्कुल उसी पैमाने पर होगी, बिल्कुल उसी तर्ज पर होगी जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए भी सीनियर मोस्ट 5 जनरल्स के नाम आते हैं वज़ीर आज़म के पास, और वज़ीर आज़म उनमें से एक जनरल के नाम को जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसकी समरी को मंजूर करते हुए सदर साहब के पास उसको भेजते हैं, और सदर साहब वज़ीर आज़म की सिफारिश के ऊपर अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। आर्मी चीफ की तरह इस मर्तबा जो अगले चीफ जस्टिस होंगी उनकी अपॉइंटमेंट के लिए यही तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा, और इसी तरह जिस तरह आर्मी चीफ की सर्विस की मियाद है 3 साल, बिल्कुल वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद होगी 3 साल, यानी एक चीफ जस्टिस 3 साल के लिए कम अज़ कम वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहेगा। इसी तरीके से ये जो एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से, जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का नाम दिया गया था, इसमें भी कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं, और इस हवाले से एक मुसवदा कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें कमेटी तो बदस्तूर काम करती रहेगी, लेकिन उस कमेटी में जो चीफ जस्टिस हैं उनका वोट फैसला कुन होगा। यानी अगर कमेटी 2 लोग जो हैं वो मिल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ये बेंच इतने बंदों पर मुश्तमिल होना चाहिए, या इस बेंच के अंदर फलां जज होना चाहिए, तो इन दोनों जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी राय को वीटो कर सकेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला है वो हतमी तस्वुर किया जाएगा, उनकी एग्जेक्टिव पावर्स के अंदर इजाफा किया जा रहा है जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसके साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट तजवीज़ सामने आ रही है, वो है एक आइनी अदालत के क़याम के लिए, और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का नाम तजवीज़ किया गया है बतौर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो इसका खाका सामने आ रहा है उसमें इब्तदाई तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर 5 जजेस शामिल होंगे, और हर कॉन्स्टिट्यूशनल मटीरियल या कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जिसके अंदर किसी भी आइनी मामले की तशरीह दरकार होगी इसी 5 रुकनी बेंच के सामने ही जाएगी। ये मुमकिन नहीं है कि कोई 3 रुकनी बेंच बनेगा या 2 रुकनी बेंच बनेगा, जो भी बेंच बनेगा वो 5 रुकनी बेंच होगा, और 5 रुकनी बेंच ही आइन की तशरीह करेगा। इब्तदाई तौर पर इसमें जजेस की तादाद को 5 रखा जा रहा है, लेकिन जजेस की ये तादाद जो है वो बढ़ाकर 9 या 13 भी की जा सकती है। इसके हवाले से अभी तजवीज़ सामने नहीं आई, लेकिन हतमी तौर पर इब्तदाई तौर पर 5 जजेस के साथ ये मामला निपटेगा। लेकिन इसमें सूरत हाल कुछ इस तरह की भी बन रही है कि जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों का केस है, इसको 13 रुकनी बेंच ने सुना है सुप्रीम कोर्ट के। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 5 जजेस क्या इन 13 जजेस के फैसले को ओवरराइट कर सकते हैं? इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश की है कि अभी 5 और 13 इन दोनों के दरमियान एक जो है ना वो खींचातानी चल रही है कि 5 जजेस होंगे या 13 जजेस होंगे। इब्तदाई तौर पर 5, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली इसकी तादाद को बढ़ाकर 13 ही किया जाएगा। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अगरचे उन्होंने हमायत कर दी है, मौलाना साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो बिल पेश हो रहा है इसकी वो हमायत करेंगे। अलबत्ता मौलाना साहब ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड होंगे तो उनके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जबकि 2 माहिर जो है आइनी माहिरीन उनको बराह रास्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर शामिल किया जाए, ताकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हेड कर सकें, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार नया वज़ा किया जा रहा है ये उसी तरीके से ये मामला आगे चले। अब इस सूरत हाल में
ایک اور آئینی ترمیم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A کو اثر نو ری ڈیفائن کیا جا رہا ہے اور آرٹیکل 63A میں دو سزائیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی تشریح کے تحت دی گئی تھی، ایک رکن اسمبلی کو جو پارٹی پالیسی کے برخلاف جا کر ووٹ دے گا یعنی اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا۔ اب آرٹیکل 63A میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی پالیسیز کے برخلاف جا کر اپنے پارلیمانی لیڈر کی فیصلے کے برخلاف جا کر ووٹ دیتا ہے تو پھر اس کو ان دو سزاؤں میں سے ایک سزا دی جائے گی، یا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ شمار کیا جائے گا اور وہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، یا اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا لیکن وہ بدستور رکن قومی اسمبلی رہے گا۔ یہ ایک اس طرح کی صورتحال ہے، اس طرح کی تجویز ہے۔ اس کے اوپر فیڈرل کیبنٹ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کون سی نئی رائے اس کے اوپر سامنے آتی ہے۔ ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو آئینی ترامیم کے اندر انہوں نے اپنا جو حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہاؤس بزنس کمیٹی کی طرف سے ابھی تک اس والے سے کوئی رائے سامنے نہیں آئی، کوئی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ البتہ جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو اس ہاؤس بزنس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بھی آئینی ترامیم کے لیے جو تجاویز دی گئی ہیں اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اب اس حوالے سے کون سی چیز سامنے آ رہی ہے۔ البتہ اس خصوصی کمیٹی میں آئینی ترامیم پر جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں موجود، ان میں اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے مادگی ظاہر کی ہے، اس سے اس بات کا امکان پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائیں گی اگر پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا اکثریتی رائے اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ اس بات کے امکان نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یقینی طور پر جو آئینی ترامیم متعارف کرائی جا رہی ہوں گی وہ ایسی ہوں گی جن کو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کسی طور پر بھی قبول نہیں کر سکتی ہوگی، اور ان کی طرف سے یہ تجاویز محض ماحول کو خراب کرنے اور اپنے لیے جو اس صورتحال کو چیلنج کرنے کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ بات طے ہے جناب، آج کوئی جنگ چڑھے ہی چڑھے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔